बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके अगर गर्दन के पट्टों में या फिर कमर के निचले हिस्से के पट्टों में दर्द होती है तो इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के जिनके कमर के पट्टों में हर टाइम खिंचाव रहता है, पट्टों में कमज़ोरी रहती है। कमर के अंदर या गर्दन के अंदर होने वाले जो पट्टों में दर्द होता है, इसकी बेसिकली रीज़न ये होती है क्योंकि ये एक पॉइंट पे नहीं होता, ये फैलता है। यानी अगर गर्दन में हो रहा है तो कभी कमर के दरमियान में फील होगा, कमर के निचले हिस्से में फील होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो कमर के ऊपर पट्टे लगे होते हैं, ये जो अभी आपको गोश्त नज़र आ रहा है, ये ट्रेपीजियस मसल है। ये इतना बड़ा पट्टा होता है कि ये गर्दन से शुरू होता है और हमारी बैक के नीचे वाले हिस्से तक जाता है। और अभी भी जो आपको नजर आ रहा है कंप्लीट ट्रेपीजियस नहीं, इससे भी नीचे तक जाता है। इसके साथ जो पट्टे लगे होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े मसल्स होते हैं। इस वजह से जिन लोगों को गर्दन के पट्टों में खिंचाव हो, उनको कमर के निचले हिस्से के पट्टों में भी खिंचाव आता है। और अक्सर लोगों को लगता है कि यार ये मेरी गर्दन के अंदर दर्द हो रहा है ना, इसकी वजह से मुझे कमर के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, या ये जो निचले हिस्से में मुझे दर्द हो रहा है इसकी वजह से मेरी गर्दन तक खिंचाव आ रहा है। उसकी वजह ये होती है कि हमारी कमर के जो पट्टे होते हैं इनका साइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारे कमर के पट्टों के अंदर एक जनरलाइज्ड स्पैज़म आता है, जनरलाइज्ड खिंचाव आता है। तो अगर आपकी गर्दन में खिंचाव है या आपकी कमर के निचले हिस्से में खिंचाव है या आपके मसल्स में पट्टों में खिंचाव की वजह से, और ये बेसिकली आपके पट्टों के साइज बड़ा होने की वजह से है कि आपको पूरी बैक के ऊपर एक एक जगह के ऊपर फील होता है। ठीक है, अब उसकी वजूहात क्या होती हैं? उसकी वजूहात ये होती हैं कि अगर आपके पट्टे मजबूत ना हो, पट्टे कमज़ोर हों और आप वेट लिफ्टिंग कर लें, जिम जाएं या जिम ज्वाइनिंग कर लें, या फिर इसके अलावा आम रूटीन में आप कोई सोफ़ा खींच लें या कोई वज़न खींच लें, तो उसकी वजह से आपके पट्टों में खिंचाव आ सकता है। अच्छा, ये जो स्पैज़म होता है ना, ये पट्टों में खिंचाव होता है, ये बुरी चीज़ नहीं होती। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये पट्टों में खिंचाव होना बुरी चीज़ नहीं है? कितनी अजीब सी बात मैंने की है, इसको फिर आपने गौर से समझना है। अगर आप गूगल के ऊपर जाकर लिखेंगे ना मसल स्पैज़म, पट्टों के खिंचाव को मेडिकल के अंदर मसल स्पैज़म कहते हैं, पट्टों के क्रल को मसल क्रैम्प्स कहते हैं, पट्टों में खलियों को सोरनेस कहते हैं। सो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, आपने ये मिक्स नहीं कर लेना। सो हम सिर्फ पट्टों में खिंचाव की बात करें, यानी मसल स्पैज़म की बात करें। अगर आप गूगल के अंदर जाकर लिखेंगे ना मसल स्पैज़म, तो मसल स्पैज़म्स आर ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ऐसा मैकेनिज्म है जो कि आपकी प्रोटेक्शन करता है। कितनी अजीब सी बात है, अब इसको समझें। अब मैं बैठा हूँ ना, मैं अभी मेरा पोस्चर ठीक है, अभी मेरी पोजीशन ठीक है। अगर मैं कुब बना के बैठ जाऊँ, गलत तरीके से कोई वज़न उठा लूँ, तो हमारे पट्टे एक प्रोटेक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, यानी अपने आप को बचाने वाली शक्ल में चले जाते हैं। इस बचाने वाली शक्ल में जो गए हैं ना, इसको कहते हैं पट्टों का खिंचाव या मसल स्पैज़म। अच्छा, अगर तो ये पट्टे जो बचाने वाली शक्ल में चले गए ना, ये अगर तो वापस अपनी शेप में वापस आ जाएं तो अच्छी बात है। अगर ये नहीं आते और परमानेंट इसी शेप में रुक जाते हैं तो इसको कहते हैं मसल स्पैज़म, और ये अच्छा नहीं होता। ठीक है, सो मसल स्पैज़म इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वेयर मसल कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलंटरली टू लिमिट मूवमेंट एंड पोटेंशियली प्रिवेंट फर्दर इंजरी एट ए साइट और डैमेज ऑफ इंजरी। समझ आई मेरी बात? यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर आप गलत तरीके से वजन उठा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो पट्टे अपने आप को बचाने वाली शक्ल में चले जाते हैं। ये जो बचाने वाली शक्ल में गए हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में गए हैं, इससे हम कहते हैं मसल स्पैज़म। अब आपको समझ आई कि मसल स्पैज़म बुरी चीज़ नहीं है। अगर ये थोड़ी सी देर के लिए, अगर ये परमानेंटली रुक जाए ना, तो फिर तो मसला है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या क्या वजूहात हैं? एक तो रीज़न होगी हमारा वेट लिफ्टिंग, अगर हम ज़्यादा वज़न उठा लें। ठीक है, दूसरी वजह होती है कि अगर आपकी कमर के ऊपर कोई अचानक से कोई झटका लग जाए, कोई सडन मूवमेंट हो जाए, उसकी वजह से पट्टों में खिंचाव आ सकता है। पीछे जो मैं अभी बता चुका हूँ कि पट्टों में खिंचाव एक अच्छी चीज़ होती है, यानी कि अगर आपको झटका लगा है, पट्टों में स्पैज़म आया है, तो स्पैज़म आ सकता है ना, पट्टों में अकड़ाव आ सकता है, तो पट्टों में खिंचाव इस टाइम भी आ सकता है कि अगर आपको कोई सडन मूवमेंट हो जाए या एकदम मूवमेंट हो जाए। इसके अलावा अगर आप गलत तरीके से बैठते हैं और गलत तरीके से खड़े होते हैं, आपका पोस्चर ठीक नहीं रहता, आप इस तरह नहीं कूब बना के रहते हैं, तो आपके पट्टों में खिंचाव आ सकता है। क्यों आएगा? क्योंकि आपके पट्टे आपको प्रोटेक्शन वाली स्टेट में ले जाएंगे। अगर ये प्रोटेक्शन वाली स्टेट में ना लेके जाए ना, तो आपकी तो डिस्कें निकल जाएंगी, जो रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच की रबड़ है ना, वो बाहर निकल आएगी अगर आपके पट्टे प्रोटेक्टिव स्टेट में ना जाएं, स्पैज़म में ना जाएं। तो ठीक है, अपना पोस्चर अगर आप इस तरह रखते हैं, इसको सीधा करना शुरू करें। नेक्स्ट है कि अगर आप वज़न उठा रहे हैं, घर में ही कोई वज़न उठा रहे हैं लेकिन झुक के वज़न उठा रहे हैं, अगर आप इस तरह से झुक के कुछ भी उठा रहे हैं, अक्सर लोग कहेंगे कि हम तो वज़न ही नहीं उठाते। तो भाई, अगर आप झुक के, अगर आप फीमेल हैं और माचिस उठा रही हैं ना झुक के, आपकी कमर के ऊपर यहाँ पे इतना गंदा प्रेशर आएगा जिसकी वजह से आपके पट्टों में स्पैज़म हो सकता है।
سو آپ نے بیٹھ کے اٹھانا ہے، اپنا پوسچر ٹھیک رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے کھڑے نہیں ہونا ہے، کب بنا کے نہیں کھڑے ہونا ہے، ڈی بنا کے. اسی طرح سے یہ چیئر دیکھیں کتنی اچھی کوالٹی کی ہے، لیکن یہاں پہ شیپ بہت بری ہے، پیچھے ہو کے بیٹھنا ہے، آپ نے اپنا پوسچر ٹھیک رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ریزن ہے. اس کے علاوہ لانگ سیٹنگ، کچھ لوگ جو بینکوں میں جاب کرتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، یا پھر اگر آپ کی ایسی روٹین ہے جس کے اندر آپ کو زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا ہے، تو پرولونگ سیٹنگ اور پور پوسچر، غلط طریقے سے بیٹھنے کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے، پٹھے پروٹیکٹیو سٹیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے نئی جم جوائن کی ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ کس طرح سے کون سی موومنٹس کرنی ہے، اگر آپ غلط اینگل کے اوپر ویٹ اٹھا لیتے ہیں جم کے اندر، اس کی وجہ سے بھی آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ آ سکتا ہے، پٹھے پروٹیکٹیو سٹیٹ کے اندر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے، وزن بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ آ سکتی ہے. اکثر لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو پیٹ نکلا ہوا ہے نا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کھا رہے ہیں. آپ اگر غلط طریقے سے بیٹھتے ہیں تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی جو کرو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ باہر نکل سکتا ہے. سو ایک تو یہ چربی کی وجہ سے نکلتا ہے، دوسرا آپ کی کرو خراب ہونے کی وجہ سے نکلتا ہے، تیسرا اگر آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں، آپ کا پیٹ زیادہ باہر آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو لاس آف لمبر لورڈوسس ہو سکتی ہے. ریڑھ کی ہڈی اس طرح سے ہوتی ہے، ایک پراپر کرو کی طرح ہوتی ہے. جو لوگ غلط طریقے سے بیٹھتے ہیں، اپنا پوسچر ٹھیک نہیں رکھتے، غلط طریقے سے وزن اٹھاتے ہیں، تو ان کی ریڑھ کی ہڈی کچھ اس طرح سے سیدھی ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں لاس آف لمبر لورڈوسس. اس کی سب سے بڑی وجہ مسل اسپیزم ہے. جن لوگوں کا لاس آف لمبر لورڈوسس ہوا ہے، یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی کی کرو لاس ہوئی ہے، اگر آپ نے ایم آر آئی کرائی ہے تو ایم آر آئی میں بھی مینشن ہوگا کہ آپ کی لاس آف لمبر لورڈوسس پروبیبلی بیکاز آف مسل اسپیزم ہے، ٹھیک ہے. سو اس کے علاوہ فٹیگ، تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کے کمر کے پٹھوں کے اندر کھچاؤ ہو سکتا ہے. اور ایسے لوگ جو رات کو زیادہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بھی آپ کے پٹھوں کے اوپر سٹریس آتا ہے، جس کی وجہ سے مسل اسپیزم ہو سکتا ہے، پٹھوں میں اکڑاؤ ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ اگر آپ کی عمر زیادہ ہے، لائک 40 سے زیادہ ہے آپ کی عمر، اور آپ کو کبھی 20 سال 15 سال 25 سال کی عمر کے اندر کوئی ایسی چوٹ لگی تھی کمر کے اوپر جس کی درد تب تو نہیں ہوئی تھی لیکن اب ہو رہی ہے، تو یہ پرانی چوٹ کی وجہ سے بھی پٹھوں میں کھچاؤ اور اکڑاؤ رہ سکتا ہے. سو آپ دیکھیں گے آپ کی ہسٹری کے اندر کچھ ایسا تھا یا نہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے اندر نا کچھ لوگ کرتے ہیں کہ کمپلیٹ بیڈ ریسٹ پہ چلے جاتے ہیں، اور کچھ ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. آپ نے نا 100% بیڈ ریسٹ پہ نہیں جانا. اس کو نا اچھے سے آپ نے سمجھنا ہے. دیکھیں، اگر فرض کرو میری کلائی کے اندر درد ہے تو میں اپنی کلائی کو ریسٹ دوں گا، اپنی ایلبو کو، اپنی شولڈر کو، یعنی اپنی کوہنی، کندھے کو، اپنے پاؤں کو، گھٹنوں کو، ہپ جوائنٹ کو، کولے کے جوڑ کو، ان کو نارملی موو کروں. سو اگر آپ کے گردن کے پٹھوں کے اندر کھچاؤ رہتا ہے تو آپ نے اپنی گردن کے پٹھوں کو ریسٹ دینا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے چلنا پھرنا ہی بند کر دینا ہے. اگر آپ کے کمر کے نچلے حصے میں کھچاؤ رہتا ہے تو آپ اپنی لو بیک کے اوپر بیلٹ باندھ لیں، تو وہاں پہ اس کو ریسٹ دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گردن کو ہلانا جلانا یہ بھی ختم ہو گئے ہیں اور صرف بیڈ کے اوپر لیٹے ہیں. تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے لیزی بیک مسلز ہو جائیں گے، بہت زیادہ سستی ہو جائے گی. اس کے علاوہ اسپائن بیکم فلیٹ، یہ جو لاس آف لمبر لورڈوسس میں بتا رہا تھا، کرو لاس ہو جائے گی. اس کے علاوہ بلڈ کلاٹس بن سکتے ہیں، ڈپریشن ہوگی. اگر آپ واک اور ایکسرسائز نہیں کرتے تو سٹریس میں رہیں گے آپ. اس کے علاوہ آپ کی کمر کی درد بڑھ جائے گی. سو 100% ریسٹ پہ نہیں جانا، آپ نے ایکٹیو ریسٹ کرنا ہے. ایکٹیو ریسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پرابلم ہے اس جگہ کو ریسٹ دینا ہے. ایون اگر آپ کی بیک کی سرجری ہوئی ہے نا، کمر کی سرجری ہوئی ہے، تو آپ نے اپنے ٹخنے کو ہلاتے رہنا ہے، اپنے گھٹنے کو ہلکا ہلکا موڑنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی کلائی کو ہلاتے رہنا ہے، اپنی کوہنی کو ہلاتے رہنا ہے، کندھے کو ہلاتے رہنا ہے. آپ کے کوہنی کے ہلانے یا کلائی کو ہلانے سے آپ کی کمر کی سرجری پہ کچھ نہیں ہونے والا. اس طرح اس چیز کو جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے اندر ایکٹیو ریسٹ کہا جاتا ہے. سو آپ نے ایکٹیو ریسٹ کرنا ہے، کمپلیٹ ریسٹ پہ نہیں جانا اگر آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ ہے تو. نیکسٹ آپ نے یہ والی ویڈیو دیکھنی ہے جو میں نے بنائی تھی کہ کمر میں اگر آپ کو درد ہوتی ہے تو آپ نے کون سی غذا کھانی ہے. پٹھوں کی اگر کمزوری ہے تو اس پہ بھی میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، تو لازمی یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ پٹھوں میں کمزوری کی غذا اور کمر میں درد کے لیے کون سے کھانے چاہیے، ٹھیک ہے. سو اس پہ میں آلریڈی ویڈیو کیونکہ بنا چکا ہوں، سو اس ویڈیو کے اندر میں کور نہیں کر رہا ہوں، تو آپ چینل پہ سرچ کر لیجیے گا. اور اب تک تقریباً 1 لاکھ بندہ جو اس کو دیکھ چکا، اور صرف ابھی ہمیں 1-2 مہینے ہوئے یہ ویڈیو لگائے ہوئے. سو اس کے علاوہ کچھ ورزشیں ہیں جو کہ آپ نے کرنی ہے. آپ نے سیدھے لیٹ کے ہپس کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے. کچھ اس طرح سے یہ ورزش ہم کریں گے. ایسے آپ نے سیدھے لیٹ جانا ہے
फिर उसके बाद आपने अपनी हिप्स को ऊपर को उठाना है, कूल्हों को ऊपर को उठाना है। ये पट्ठों में दर्द और कमर के दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इसे हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। जब आपने इसको ऊपर की तरफ उठाना है, यहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, उसके बाद वापस लेके आना है, तो फिर 5 सेकंड का रेस्ट देना है। सो इसे आपने 6 से 7 दफ़ा 10 दफ़ा ये वर्जिश करें हर 3 से 4 घंटे के बाद। इसे ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपने उल्टा लेट जाना है इस तरह से, और अपनी पहले तो ऊपर की तरफ उठें और फिर गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है। 10 सेकंड के लिए इस पोजीशन में होल्ड करना है। ये आपकी कमर के पट्टों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इसे हम कोबरा स्ट्रेच एक्सरसाइज कहते हैं। तो इस तरह से पहले उल्टे लेटना है, फिर ऊपर की तरफ उठना है और फिर गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाना है। और अगर आपको ये करते हुए कमर में दर्द आ रही है तो चाहिए तो आप कोहनियों की सपोर्ट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हाथों के ऊपर खड़े होना है। तो पहले आप कोहनियों की सपोर्ट लेके एक्सरसाइज करें, कुछ दिनों के बाद इसको बढ़ा के आप हाथों तक भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम कहते हैं नी टू चेस्ट। सीधे लेट के अपनी नी को, अपने घुटने को चेस्ट की तरफ लेके जाना है, तो आपके बैक के सारे पट्टे पीछे की तरफ से खींचेंगे। उनके ऊपर खिंचाव वाली एक्सरसाइज होगी, स्ट्रेच आएगा। सो इससे आपके कमर के पट्टों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके पट्टों में खिंचाव और अकड़ाव रहता है तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपने डाइट प्लान वाली वीडियोस लाजमी देख लेनी है, और जो मैंने आपको एहतियात बताई है आपके बैठने, उठने, लेटने और वज़न उठाने की, और इसके अलावा अपने पॉस्चर को ठीक रखने की, और जो वर्जिशें बताई हैं इनको फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके कमर के पट्टों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि आप कोई दवाइयाँ या मेडिसिन नहीं बताते। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है ना, इसमें आप मसल रिलैक्सेंट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि हर बंदा जिसको खिंचाव हो रहा है वो जाके मसल रिलैक्सेंट ले के खा ले। आप अपना पहले चेकअप करवाएं ताकि आपको डायग्नोसिस हो कि आपके पट्टों में खिंचाव है, कड़ल है, खलियाँ हैं यानी क्रैम्प्स हैं, स्पैज़म है, सोरनेस है। तो हर कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। सो खिंचाव के लिए स्पेसिफिक कौन सी वर्जिशें हैं, कौन सी ग़िज़ा है, वो ग़िज़ा वाली वीडियो में देखिएगा। वर्जिशें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आप स्पेसिफिकली मुझे अपना चेकअप कराना चाहते हैं मुल्तान से, तो मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। और अगर मुल्तान के अलावा किसी और शहर से हैं तो फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपनी सारी रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूंगा। जो वीडियो कंसल्टेशन होती है ये पेड होती है, इसकी फीस होती है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।